मुझे ना बात करने दें आप। 12 घंटे से ज्यादा फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। दादू वाली खबर में चीफ मिनिस्टर वहां बैठे हुए हैं भाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। नए पाकिस्तान की बिसात लपेटी जा चुकी। अदम एतमाद की बरकत से पुराने पाकिस्तान की हुकूमत हलफ उठा चुकी। ताखीर से ही सही, इत्तेहादियों पर मुश्तमिल वफाकी काबीना भी तश्कील पा चुकी है, मगर अवाम के लिए कोई खुशखबरी नहीं, क्योंकि सब पिछली हुकूमत का किया धरा है कि गर्दान जोरों शोर से जारी है। बकौल जिगर मुराबादी के ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब को अच्छी तरह पता चल गया है कि यह सफ़र इतना आसान नहीं जितना वो समझ रहे थे। इन हाउस तब्दीली सियासी अमल से नहीं, बैरूनी साजिश से आई। अभी जान इस इल्ज़ाम से नहीं छूटी। अब इमरान खान और इनकी काबीना का मुवाजना करके हुकूमत पर तनकीद के डोंगरे बरसाए जा रहे हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान की जगह कादिर पटेल को वज़ीर सेहत बनाने को आड़े हाथों लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वज़रा की अक्सरियत पर करप्शन केसेस और जमानत पर होने का चर्चा किया जा रहा है। ये सब कुछ सियासी इल्ज़ाम तराशी हो सकती है, मगर हैरत इस बात पर है कि महंगाई मुकाओ मार्च वाले अब महंगाई बढ़ाओ के मुतालबात कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि इमरान खान ने पेट्रोल हमारी हुकूमत को मुश्किल में डालने के लिए सस्ता किया। शाहिद काका नबासी कह रहे हैं पेट्रोल और बिजली की कीमतों के हवाले से मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। सवाल ये है, यही सब कुछ करना था तो फिर हुकूमत गिराने की इतनी जल्दी क्यों थी? उधर पीटीआई वाले ताने दे रहे हैं कि अब पेट्रोल सस्ता करो ना। असद उमर कहते हैं अब कांपे क्यों टांग रही हैं। सच ये है कि अपनी हुकूमत गिरने की सबसे ज्यादा खुशी पीटीआई को है, क्योंकि सियासी शहादत के दर्जे पर फायज करके पीडीएम ने इमरान खान की मकबूलियत को 4 चांद लगा दिए हैं, जिसका सबूत है पेशावर, कराची में बड़े बड़े जलसे। पाकिस्तान के साथ साथ इमरान खान की हिमायत में दुनिया भर में पाकिस्तानियों के बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरे। सवाल यह है कि क्या तोशा खाना के तोहफे बेचने जैसे इल्जामात से इमरान खान की मकबूलियत में कोई कमी आएगी? क्या इस वक्त उन्होंने बैरूनी साजिश से हुकूमत गिराने का जो बयानिया बनाया है, क्या हुकूमत इसका कोई तोड़ कर पाएगी या नहीं? इसका पता तो बाद में चलेगा। फिल वक्त हुकूमत की तरफ से इमरान खान पर जो भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो पीटीआई के बयानिए के सामने टिक नहीं पा रहे। कहा यह जा रहा है कि हुकूमत इल्जाम लगाने की बजाय केस तैयार करके इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करती, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या ऐसा करने से मामला सुलझेंगे या मजीद बिगड़ जाएंगे। सवाल हुकूमत की मुद्दत का भी है। फवाद चौधरी कहते हैं कि बीएनपी की नाराजगी और एमक्यूएम रुकने असम्बली के इंतकाल के बाद शहबाज शरीफ हुकूमत भी अक्सरियत खो चुकी है। क्या यह दावा दुरुस्त है या नहीं? शहबाज शरीफ के लिए बड़ा चैलेंज क्या है, महंगाई का खात्मा या फिर सारे इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना? इसी से आगाज करेंगे। नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ हैं। लगारी साहब, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। नूरुल आरफीन ने भी ज्वाइन किया है। लगारी साहब, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्या जिस तरह से अब बात की जा रही है, काबीना भी बनी है, बड़ी ज़बरदस्त काबीना है, बड़े तजर्बाकार हैं, लेकिन मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, तो ये आपको कब तक लग रहा है कि मुश्किल फ़ैसले होंगे कब? एक क़यामत खेज, तबाह कुन, नाअहल, नाकाम, नाकारा, नालायक हुकूमत की जगह पर एक नई हुकूमत को मुश्किलात का सामना है, और यकीनन मुश्किलात वो हैं जो पैदा करके वो हुकूमत गई। उसने तो मईशत को 3.5 साल में तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया। उसने लोगों की खाल खींचने के अलावा कोई काम नहीं किया। उसने ज़ीरो डिलीवरी दी और ज़ीरो उनकी जो है गवर्नेंस थी। इसके बाद ये लोग आए हैं। अब 2 चीज़ें की हैं इन्होंने, एक गैर मुल्की मुदाखलत और रिजीम चेंज। इसको वो एक चूरन बनाकर ऐसी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को दिया है जो एक बड़े शानदार किस्म के गैरत ब्रिगेड में शामिल होकर वो जो है आगे बढ़ रही है और अपना जोश व खरोश दिखा रही है। और उनके जोश व खरोश के मज़ाहिर भी वही हैं जो अपर मिडिल क्लास के हैं और जो इस तरह से करती है, और उसका फैलाव हुआ है। ऐसा है पाकिस्तान में एक हद तक अपर मिडिल क्लास की और मिडिल क्लास की जो है तादाद बढ़ी है, उनकी मिकदार बढ़ी है, लेकिन उनके अंदर जो मिजाज है वो वही का वही है। निचली तबके, निचले लोग जो जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास पीने को नहीं है, जिनके पास रहने को नहीं है, जो बीमारी का शिकार रहते हैं, जो अफलास का, नादारी का, भूख का, बेघरी का जो शिकार रहते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं था उस हुकूमत के पास, और आज भी कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ इनको तवज्जो देनी चाहिए मौजूदा हुकूमत को कि भूख को ख़त्म करे, अफलास को ख़त्म करे, नादारी और बीमारी को ख़त्म करे और उसके खिलाफ ऐलान जंग करे। इनके खिलाफ जो है पेट भरे जो हमारे बड़े डिफेंस और
गुलबर्ग के और बड़े शानदार इलाकों में रहने वाले शानदार लोगों के शानदार अहल वयाल वो निकल कर इस मेले में आते हैं और इस मेले में शरीक होते हैं। अल्लाह उनको मुबारक करे, उनका लीडर भी और उनके लीडर की कारसानियाँ भी। और जो इंडियन चैनल पर बैठ कर कहता है, उससे सवाल किया गया था कि आप जो है फलां 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 ऐसे दर्जन भर ख़वातीन के नाम लेकर कहा कि लोग तो कहते थे कि आपकी कोई रात खाल नहीं कहती। उन्होंने कहा मैं इसीलिए तो आया हूँ ताकि लोगों को पता है ना कि मैं इस तरह का आदमी हूँ, मुझे पता है ना, इसलिए जुर्म नहीं हो सकेगा क्योंकि मैं करता रहा हूँ। ये है उनका तरीक़ाकार, इस तरह से वो चलाना चाह रहे हैं। अच्छा लगारी साहब, काबीना को तवज्जो देनी चाहिए। हाँ, कल जलसा है, मैं भी उधर जाऊंगा, हमारा वहाँ से बराह रास्त प्रोग्राम होगा, वहाँ भी देखेंगे जिस तरह आप कह रहे हैं अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास वो कितनी होती है। मेरा ज़ाती ख्याल है बहुत कम लोग जाते हैं, वो इतना ज़्यादा रश और गर्मी वो कम बर्दाश्त करते हैं। ज़्यादातर मैंने जहाँ तक देखा है गरीब लोगों की पार्टिसिपेशन जलसों में ज़्यादा होती है, किसी के भी जलसे हों वहाँ गरीब आदमी ज़्यादा होता है। बहरहाल एक और चैलेंज जो नूरुल आरिफीन नज़र आ रहा है, महंगाई का तो है, वो तो नज़र आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि महंगाई तो हमने करनी है क्योंकि ये पेट्रोल और बिजली सस्ती करके पिछली हुकूमत ने बड़ा जुल्म किया है, अब हमें इसको बढ़ाना होगा, मुश्किल फैसले करने होंगे। लेकिन तारिक फातमी साहब का लेना, डॉन लीड्स की वजह से मशहूर हुए, बड़े हालात सिविल मिलिट्री ख़राब हुए थे, अब उनको दोबारा स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, वो भी वज़ीर के बराबर उनको ज़ाहिर इमारात मिलेंगी। बिलावल साहब के बारे में कहा जा रहा है वो वापस आएंगे तो वो बाकायदा वफाकी वज़ीर ख़ारजा होंगे। हिना रब्बानी खर साहिबा जो है वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा, अब तारिक फातमी साहब भी। ये कुछ अभी से नहीं, शहबाज शरीफ कुछ अजीब डिसीजंस ले रहे हैं, अपने लिए कुछ मसाइल पैदा कर सकते हैं। मेंगल साहब पहले ही नाराज़ हैं। अच्छा, जब ज़ाहिर मखलूत हुकूमत होती है तो उसमें चॉइसेस आपकी बड़ी कम होती हैं, बड़े लिमिटेड आपके पास ऑप्शंस होते हैं। हिना रब्बानी खर साहिबा ज़ाहिर पहले वो मुख्तलिफ उसमें परफॉर्म कर चुकी हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया कि बिलावल साहब को वज़ीर ख़ारजा बना लेने के बाद, अगर तो ऐसा है, अगर तो ये अफवाह नहीं है, अगर तो ये ख़बर दुरुस्त है, तो पाकिस्तान कौन सा तीर तोप तलवार चला लेगा। बिलावल के सामने वो बड़े बड़े उम्रों के तोते वो सर नीचा करके यस्सर कर रहे हों, सईद गनी उनको बोतल खोल करके उनको पानी पिला रहे हों, उनके आशीर्वाद हासिल करने के लिए उनको साईं कर रहे हों, वो एक अलग चीज़ है। वो समझ में आती है कि नौकरी की वजह से वो ऐसा हो रहा है। लेकिन हिना रब्बानी खर से ज़्यादा कॉम्पिटेंट बिलावल हैं, ये कैसे मुमकिन है, ये समझ में मुझे नहीं आया। हिना रब्बानी खर ने ज़िंदगी की बहारें जितनी देखी हैं, जितना सियासत के उमूर उन्होंने चलाए, जितने सियासी ज़िंदगी के नशे व फराज उन्होंने देखे हैं, जो उनका स्टांस रहा है ओवर द ईयर्स, बिलावल को तो मुझे नहीं लगता कि पता भी होगा कि पाकिस्तान में उस वक्त मुशर्रफ के दौर में क्या कुछ गुल खिलाए जा रहे थे। मैं समझता हूँ कि बिलावल अजीब व गरीब एक ऑप्शन है, बिलावल एक अजीब व गरीब ऑप्शन है। इसी तरह से ये जो ऑप्शन आपने बताया, आज मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था, डॉक्टर फैसल सुल्तान और कादिर पटेल का मुआवजना हो रहा था और लिखा था कि लियारी गैंग वॉर के फलां अब उन्होंने पिम्स अस्पताल का, अब बात यह है दहशत गर्दी का मुकदमा था इस एक आदमी पर, डॉक्टर आसिम के ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा था, और ये मुकदमा किसी KMC किसी वाटर बोर्ड ने कायम नहीं किया था। ये ऐसे मुस्तनद इदारों की रिपोर्ट्स पर JIT की फाइंडिंग्स के बाद फिर ये सारी चीज़ें निकल करके और ये मुकदमात वगैरह बने थे। ऐसे आदमी को, अच्छा ईमानदारी की बात है, ऐसा आदमी या वैसा आदमी, ठीक है वो कॉम्पिटेंट इतने हैं कि वो तकरीर अच्छी दिलचस्प कर लेते हैं, लेकिन वो तो हर वक्त खुद गुटखा खाते रहते हैं, वो तो खुद वज़ीर सेहत बनने के लिए नाअहल हैं। एक आदमी जो खुद मतलब कैंसर को परवान चढ़ाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बन रहा हो, वो आदमी वज़ीर सेहत बन करके मुल्क की सेहत को कितना डैमेज करेगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ ने स्पीड ब्रेकर से दोस्ती तो की है, लेकिन इतने अवाइल उसमें इब्तिदा में, और किस कॉस्ट पे वो अपनी हुकूमत को चलाना चाह रहे हैं, अच्छा ये फैसले मेरी समझ से बाहर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये एक चीज़ बड़ा अच्छा आपने पॉइंट आउट किया, जो कुछ कहा जा रहा है, जो बातें हो रही हैं, बहरहाल कुछ लोग ज़्यादा सख्त भी बातें कर देते हैं इसमें कि जी ये मुवाजना वो, अब देखते हैं, क्योंकि सईद गनी साहब कह रहे हैं कि बिलावल की वापसी पर उनका शानदार इस्तकबाल होगा। अब जाहिर है शानदार इस्तकबाल को वजह होगी वहाँ से कुछ ऐसी वो चीज़ ला रहे हैं लंदन होना से, चाहिए, होना चाहिए, बिलावल साहब का शानदार इस्तकबाल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए कि उन्होंने जो तीर तोप तलवार चलाए हैं, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की जो खिदमात की हैं, मेरे पास आरफीन नामा का पूरा सेक्शन मैंने सामने सजा करके रखा हुआ है, तो मैं इसको इंशाअल्लाह ताला वहीं से कनेक्ट करूंगा कि बिलावल का इस्तकबाल क्यों होना चाहिए। एक मुख्तसर सा शेर, उसके बाद फिर आप बात कर लीजिएगा। अगला जो आध घंटा है 7:30 से 8 वो स्पेशल हमारा सेगमेंट है कि किस तरह से तहरीक इंसाफ की तैयारी हो रही है लाहौर में जलसे की, रैलीज वगैरह की, तो अभी आप बात कर लें किस हवाले से आप कहना चाह रहे हैं, फिर मैंने लगारी साहब की तरफ जाना है।
नहीं ठीक है, बिलावल साहब का इस्तकबाल बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बिलावल साहब ने इतना शानदार कारनामा बिलावल साहब की ज़ेर-ए-नगी हुकूमत ने अंजाम दिया है। मेहड़ सिंध में गुड गवर्नेंस की झलक नज़र आई है, वहाँ पूरा गांव जलकर खाकस्तर हुआ है, पूरा गांव। जब मैं कह रहा हूँ तो मैंने ये घर में नहीं छापा, ये मेरे सामने खबर रखी हुई है, बता रही है दादू में आतिशज़दगी से पूरा गांव जल गया, 9 बच्चे जल गए, जिंदा जल गए, 160 मवेशी हलाक। आग ने गांव के 75 घरों को जला डाला। और अब सुनिए मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। वजीर आला और मुर्तज़ा वहाब का इजहार अफसोस। इससे ज्यादा सफाकी, इससे ज्यादा सख्त दिली, इससे ज्यादा बेहिसी इस रूए जमीन पर मां सिवाय सूबा सिंध के, मां सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मां सिवाय भुट्टो के रिश्तेदारों के, कुर्रे अर्ज पर इतना सफाक मैं कहता हूं इमरान खान भी नहीं है। माज़अल्लाह, इतना सफाक इमरान खान भी नहीं है। भुट्टो ने हमें पासपोर्ट दिया, भुट्टो ने हमें आइन दिया, और अब भुट्टो हमसे हमारे बच्चे, हमारे अहले खाना सब कुछ छीन लेगा। ओ भाई क्यों? चले, ये छोटी सी तस्वीर है, ये छोटी सी तस्वीर है भाई, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई यार, वरना मैं घर से तैयार होकर आया हूं, आप सुन तो ले। अच्छा। ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा है, ये जला भुना बैठा है। बिलावल का इस्तकबाल इसलिए होना चाहिए, इस बच्चे का पूरा जिस्म जख्मों से सना हुआ है, पूरे जिस्म पे इसके कोई ट्यूब लगा करके इसकी मरहम पट्टी की गई है। अब सुनिए, ये देखिए, ये बच्चे की माँ, ये एक बच्चे की माँ तकरीबन नीम पागल सी हुलिये में ये अपने बच्चे की जली हुई लाश लेकर के अपने सीने से लगा करके, और बिलावल की आंखें, बिलावल के लिए अपनी आंखें दीदा दिल फराश करके पुकार रही है, जिए भुट्टो में रखा ले, इसकी आंखों में लगा हुआ है। बिलावल का इस्तकबाल होना चाहिए, बिलावल का इस्तकबाल बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बिलावल जिस वक्त कुछ भी नहीं थे, जिस वक्त बिलावल की चमचागिरी में इन लोगों को लगाया गया था, बिलावल सिविल अस्पताल का दौरा करने के लिए आ रहे थे। ये रही BBC की रिपोर्ट। बिलावल की आमद पर सिविल अस्पताल जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे। एक मासूम बच्ची को लेकर उसका बाप, बिस्मा का बाप, इधर से उधर भागता रहा। भुट्टो वालों ने उसकी रिश्तेदारी किसी से नहीं होने दी मां सिवाय हजरत इजराइल के। इजराइल अलैहिस्सलाम उस बच्ची की जान ले गए, जिए भुट्टो के नारों की गूंज में। उसके बाद यहां से भुट्टो वाले उठ करके गए, बच्ची के बाद को सरकारी नौकरी दी, और उसके बाद फिर मस्त हो गया। अच्छा, थोड़ी सी अगर आप मुझे इजाजत और दें, मैं 2-3 बातें कर दूंगा। अच्छा, मैं बहुत माजरत, मेरे पास वक्त बहुत कम है, चूंकि हमने हमारे पास 10 मिनट भी नहीं है। सिर्फ 2 बातें अगर आप मुझे करने में मुख्तसर बात। ये देखिए, सिंध अस्पताल में इंतजामिया ने एम्बुलेंस न दी, वर्षा लाश रक्शे पर ले जाने पर मजबूर। ये खबर मैंने घर में नहीं छापी। ये है सिंध सरकार, सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस न मिलने पर गरीब मजदूर की लाश गदा गाड़ी पर रवाना। अच्छा। ये आखिरी खबर, मिट्टी में बच्ची की लाश घर ले जाने के लिए आपकी बातें सही हैं, में पेट्रोल डाला गया। ये सब खबरें अपनी दुरुस्त हैं। लगारी साहब, ये यकीनन दुख की बात है, अफसोस की बात है जिस तरह के हादसा हुए। क्यों हमें उस तरह का रिस्पॉन्स नजर नहीं आता हुकूमतों की तरफ से? बात यह है कि एक तस्वीर आपके सामने होती है, आप उसको देखते हैं, जो कुछ होता है वो आपको नज़र नहीं आता है। मैं कहता हूं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, सिंध हुकूमत ने हेल्थ सेक्टर में जितना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा काम पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। इस वक्त भी यह कम अज़ कम इस जनूबी एशिया रीजन के अंदर जितनी हेल्थ फैसिलिटी सिंध हुकूमत के पास मौजूद है, इतनी कहीं नहीं है। लीवर ट्रांसप्लांट यहाँ हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ हो रहा है, लीवर अपना आपके हार्ट के जितने भी अमराज हैं वो यहाँ इलाज हो रहा है, और ये इलाज जो है ये मुफ्त हो रहा है। और जहाँ बाहर जाते थे जिस ऑपरेशन के 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ लगता था, यहाँ पर मुफ्त हो रहे हैं। ये सारा कुछ सिंध में हो रहा है, और सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी मैं नहीं कर रहा हूँ, उनको अपना दिफा खुद आकर करना चाहिए। लेकिन बिलावल एक कौमी लीडर हैं, कौमी लीडर के तौर पर उन्होंने कराची से लेकर इस्लामाबाद तक तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च किया है, और उन्होंने हर शहर में गए, हर शहर में अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़े हैं। आप बात करें, प्रोग्राम करें, आगे चलाएं, आप प्रोग्राम को आगे चलाएं, आप प्रोग्राम को आगे चलाएं। मुझे ना बात करने दें, आप चलाएं आगे। नहीं लगारी साहब, मैं तो एक अर्ज कर रहा था कि इसमें, इस खबर में दादू वाली में कहा गया कि जी 12 घंटे से ज्यादा फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। दादू वाली खबर में चीफ मिनिस्टर वहां बैठे हुए हैं भाई, चीफ मिनिस्टर दिन से वहां बैठे हुए हैं। ये अफसोस, इजहार अफसोस का बयान जो है वो तो एक आ गया, अब तो वहां बैठे हुए हैं, वो लोगों के दरमियान है, इस वक्त भी दरमियान है, और दिन से वहां पर बैठे हुए हैं, इस रोजे की हालत में वहां पर बैठे हुए हैं, अपने लोगों को साथ लेकर गए हैं। और जो इंतजामिया वही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और जो DC वहां नहीं पहुंचा उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो दीगर लोग नहीं पहुंचे उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई हो रही है, उनको यहाँ से हटाया भी जा रहा है, और उनको मुअत्तल करके हटाया जा रहा है। मैं ये बता रहा हूँ आप। चले, ठीक, ये कार्रवाई हो रही है। ठीक चले। अच्छा, अब अगली खबर हमारी है कि किस तरह से एक और क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहा है, और एक तरफ अब फिर अदालत है
जहां पर सब जा रहे हैं रिलीफ लेने के लिए। हाई कोर्ट ही वो जगह बन गई है जहां पर गवर्नर साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा गैर आइनी था और वो इस्तीफ़ा ही ठीक नहीं है, तो लिहाजा उनका कहना यह है कि उस्मान बुज़दार आज भी वज़ीर आला हैं। अब एक अजीब सी सूरत हाल हो गई है कि जी उस्मान बुज़दार साहब को दोबारा वज़ीर आला रखा जाए, जो इलेक्शन हो गया वो फिर कलअदम करार दिया जाए, जिसमें 20-25 लोग उनके बारे में इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भी भिजवा दिया गया है कि जी ये मुनहरिफ अराकीन थे, इन्होंने वोट भी डाल दिया और ये फ्लोर क्रॉसिंग हुई है, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। अब उनकी डिस्क्वालिफिकेशन कब तक इलेक्शन कमीशन करेगा, अब हो जाएगी तो फिर मेजॉरिटी खो देंगे हमजा शहबाज साहब, जो कि शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं, वज़ीर आला पंजाब उनको कहा जा रहा है, लेकिन हलफ अभी तक नहीं लिया गया। वो भी हाई कोर्ट जा रहे हैं, स्पीकर डिप्टी स्पीकर वो भी हाई कोर्ट, अब गवर्नर साहब भी हाई कोर्ट। ये एक अजीब मामला बन गया है। अब दो आरा इसमें नज़र आ रही हैं, एक तो ये कि जी ये पास ट्रांजैक्शन है कि हो गया, इस्तीफ़ा गलत था, चाहे छोड़ने हो गया, लेकिन दूसरी आर्गूमेंट ये है कि फिर यही बात तो जो विफाक में हमने देखा कि वहाँ पर जब एक चीज़ रूलिंग आ गई स्पीकर की उस वक्त, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया तो कहा नहीं वापस वहाँ पर जाएं, तो इसमें भी फिर क्या वापस जाया जाएगा? लगारी साहब क्या कहते हैं आप इस पर? पहली बात यह है कि स्पीकर ने आइन तोड़ा था, डिप्टी स्पीकर ने आइन तोड़ा था, फवाद चौधरी ने इंस्टिगेट किया, उसने आइन तोड़ा, फिर आगे जो है वो वज़ीर आज़म ने भी और सदर ने भी आइन तोड़ा, एब्रोगेट किया, सबवर्ट किया, ये है सूरत हाल। और दूसरी बात यह है कि इस्तीफा मंगवाया, वहाँ पर इस्तीफा देने वाले ने दे दिया, जो वहाँ गवर्नर मौजूद था उसने एक्सेप्ट कर लिया, गवर्नर को एतराज़ करना चाहिए था, नहीं किया। दूसरी और ये बात कि अगर पास ने इसको और उसको एक साथ मिलाना, ये तो अदालत को एक कॉर्नर करने की ये रुझान है। आप अदालत को अगर दीवार से लगाएंगे और अदालत को ही जाकर क्वेश्चन कर देंगे तो फिर कोई फैसला पाकिस्तान में नहीं हो सकेगा। ये क्या इनकी जो दादागिरी है इसको मान लिया जाए? ये जो स्पीकर बैठे, ये जो गवर्नर बैठे हुए हैं, ये गवर्नर किस बात के बैठे हुए हैं? अगर उनके पास एक अदालती हुक्म के तहत होने वाले इंतखाब के नतायज आए हैं तो और चीफ सेक्रेटरी तक ने कहा है कि भाई उसने आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कानून के मुताबिक किया, तब भी उनको नजर नहीं आ रहा है। मेरा ख्याल यह है कि वफाक को गवर्नरों को हटाना चाहिए और नए गवर्नर लगाने चाहिए, और वफाक की ये जिम्मेदारी भी है, ड्यूटी भी है और उसके अख्तियारात भी हैं, उन्हें हटा देना चाहिए और उसको हल्फ ले लेना चाहिए। और ये अजीब रुझान है कि जनाब आप जो कुछ आपने कौमी असम्बली में किया, जो कुछ फिर उसके बाद लिखी हुई तकरीरें पढ़ी गई और रिकॉर्डेड जो है वो चलाया गया। ये कोई ऐसा इवेंट है कि जिसको आप रिकॉर्ड करके चलाएंगे? चलिए ठीक है, आपने फैसला पहले कर लिया था, रिकॉर्ड भी कर लिया। टाइम मेरे पास कम रह गया, ब्रेक है, उसके बाद हमारा स्पेशल सेगमेंट है आज। नूर आरिफीन, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि पार्टी से इनहराफ, कैंसर और हलफ की पासदारी ना करना बेईमानी है। अब ये सारे रिमार्क्स हैं, फैसला जब आएगा तो वही काबिल अमल होगा और वो भी देखते हैं कि क्या उसमें होता है। लेकिन ये जो 25 अरकान मुनहरिफ हुए पंजाब में हमने देखा है, आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन में मामला चला गया, ये तो बड़ा वाज़ेह है कि उसमें डिस्क्वालिफिकेशन बनती है, कितना अरसा लगेगा इसमें? मैं यूँ समझिए कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, मैं इस फैसले के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं इस ऑब्जर्वेशन के बारे में बात नहीं कर रहा। मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती, कोई भी हलफ अपने दीन, अपने धर्म, अपने ईमान, अपने मुल्क, इससे बढ़ कर के है, सियासी जमात उससे बढ़ कर के है, आपका ज़मीर किसी और चीज़ से बढ़ कर के है। वो सियासी जमात जिसका एक कायद, वो कोई भी हो XYZ, वो आपको किसी एक ख़ास चीज़ की तरफ जो मुल्क और मिल्लत के लिए नुकसानदेह है उकसा रहा है, और आपको पता है कि ये काम आपके लोगों के लिए गलत है। अगर आप वहाँ से मुनहरिफ हो जाते हैं, इनहिराफ करते हैं, तो क्या गलत है? मैं उस फैसले की तरफ नहीं जा रहा, मैं एक अपना व्यू पॉइंट दे रहा हूं, उसमें भी रॉन्ग कंप्लीटली। मुझे ये लगता है कि इस वक्त इमरान खान के खिलाफ, मैंने शुरू दिन से इमरान खान के खिलाफ बोला और मुझे लगता था कि इमरान खान के खिलाफ बोलना जरूरी है। इमरान खान से पहले नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो मैंने उसके बारे में बोला, जरदारी की हुकूमत थी तो मैंने उसके बारे में बोला, 30 सेकंड, इसलिए कि मुझे लगता है हुकूमतों पर तनकीद के जरिए इस्लाह का एक रास्ता खोला जा सकता है। अपोजिशन पे तनकीद करना तो बड़ा आसान है, अपोजिशन आपको ऑफेयर नहीं करा सकती, अपोजिशन आपकी मराहत नहीं रोक सकती, अपोजिशन आपको कहीं डेंट नहीं कर सकती, हुकूमतें ये सारे काम कर सकती हैं। लेकिन इस्लाह अहवाल, डंडा किसके हाथ में, कोड़ा किसके हाथ में, हंटर किसके हाथ में, कौन चला रहा है सारे निजाम को, और उसके बाद छाती पीटने के लिए कौन आकर के खड़ा हो गया है? आज जाकर के बनी गाला में अमरीकी सेनेटर वो खातून ने जाकर के और इमरान खान से मुलाकात की है। क्या आपको लगता है इमरान खान ने उसी धड़ल्ले से,
उसी जिसको कहते हैं कर्रोफर से अमरीकी सेनेटर से बात की होगी जिस तरह से वो जलसों में बात कर रहे हैं। आपको लगता है इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के मामले पर उसी तरह से बात की होगी जिस तरह से वो अवाम पाकिस्तान से मुखातिब होते हैं और अमेरिका को अबे तबे कर रहे होते हैं? आपको लगता है कि वाकई ऐसा हुआ होगा? जनाब मन, ये हाथी के दांत हैं। वो जो खातून है वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ ही बात करने के हवाले से मुलाकात भी थी और वो वहाँ पर अमेरिका में भी आवाज़ उठाती रहती हैं, तो उनसे मुलाकात भी इसी हवाले से थी। तो ये नहीं है ये हमें परसेप्शन को ठीक करना है कि कोई अमेरिका के ख़िलाफ़ है, अमेरिकी कौम के ख़िलाफ़ है, अमेरिका के सारे काम गलत हैं। कतई नहीं, हमें हर मुल्क से अच्छे ताल्लुकात की ज़रूरत है। इमरान खान भी कहते जी मैं किसी के एंटी नहीं हूँ, लेकिन मैं ग़ुलामी नहीं चाहता, कोई बैरूनी मुदाखलत के मैं ख़िलाफ़ हूँ। हम ब्रेक ले रहे हैं जी, और ब्रेक के बाद आप देखेंगे हमारा खुसूसी सेगमेंट, जिस तरह से तहरीक इंसाफ जलसों पर जलसे कर रही है, लाहौर में भी जलसा है, उसकी तैयारियाँ किस तरह हो रही हैं। जो मुख्तलिफ अहम रहनुमा हैं उनसे मैंने बात की, जिनमें अली मोहम्मद ख़ान साहब हैं, फवाद चौधरी हैं और इनके साथ जनाब मुराद सईद हैं। वो क्या कहते हैं आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। इंडिया ने लाहौर इस मुल्क को हकीकी आजादी दिलाएंगे। यहाँ पर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलीज निकाली जा रही हैं और जिसमें खिताब भी कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अभी फवाद चौधरी साहब, हमाद अजहर, कासिम सूरी यहाँ से आगे गए हैं और इसी तरह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों का ये चक्कर लगाएंगे। इसी तरह से मुख्तलिफ लीडर्स मुख्तलिफ जगहों पर तहरीक इंसाफ के मौजूद हैं, जो लोगों का जोशो खरोश जो है उसको बढ़ा रहे हैं और एक कैंपेन चला रहे हैं लाहौर में, जिसको कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से एक तारीखी जलसा होगा। उसके लिए लोगों को साथ मिलाने के लिए इस तरह रैलीज़ की शक्ल में पूरे इलाकों में जा रहे हैं। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, उन पर जाकर लोगों का जज्बा देख रहे हैं कि किस तरह से लोग इनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुन के साथ हैं और ये पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइज़ करना चाह रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग जलसे में शरीक हो। जिस तरह से यहाँ पर रैलीज़ नज़र आ रही हैं, उनसे तो यही कहा जा सकता है कि यकीनन बहुत बड़ी तादाद में लाहौर के जलसे में लोग शरीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अली मोहम्मद ख़ान साहब मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत लोग उनसे मिलना चाह रहे हैं, तस्वीरें उतारना चाह रहे हैं, टाइम उनके पास कम है। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अली भाई, हुकूमत में थे तो तब किस तरह से लोग मिलते थे और अब क्या जोशो खरोश देख रहे हैं लोगों में? किस तरह से अब लोग ज़्यादा प्यार से मिल रहे हैं या पहले इस तरह मिलते थे? मैं समझता हूँ कि हुकूमत में उसकी अपनी एक ज़िम्मेदारी होती है, लोगों की अपनी एक एक्सपेक्टेशन होती है, गवर्नेंस के इश्यूज़ भी होते हैं, गिले शिकवे भी होते हैं और गिले शिकवे होते भी अपनों से हैं। लेकिन इस वक्त जो प्यार मिल रहा है तहरीक इंसाफ में, मुझे मुराद भाई सामने बैठे हुए हैं और ख़ान साहब बिलखुसूस, मैं समझता हूँ, मैं तो 2013 का इलेक्शन भी लड़ा, 18 का भी लड़ा, इस तरह की फीलिंग्स और इस तरह का नेशनल फर्वर मैंने उसमें नहीं देखा था। उसमें था एंटी करप्शन नैरेटिव, अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव था, एहतसाब का निज़ाम, इंसाफ सरेआम, ये चीज़ें हमारा एक नैरेटिव था जिस पे कौम निकली 2013 में बड़ी तादाद में, 18 में। लेकिन इस वक्त तो एक कौमी अहमियत और कौमी गैरत और नेशनल सॉवरेंटी का एक इशू खान साहब ने खड़ा कर दिया एब्सोल्युटली नॉट के नाम पे। मैं समझता हूँ इस वक्त पूरी कौम में एक नया जज्बा है। मुझे तो फील हो रहा है जैसे कोई हम तहरीक पाकिस्तान में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो जलसा है लाहौर का, कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा और ताज़ा खबर ये है कि नेट डाउन करने के लिए ना PTA और वो सब कह रहे हैं कि जी कोई केबल में फॉल्ट आ गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये अभी से शुरू हो गया है कि सोशल मीडिया पर आप बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं पूरी तरीके इंसाफ, उसको रोकने के लिए कुछ किया जा रहा है? कब तक करेंगे? जितना दबाएंगे उतना ही ये चीज़ फैलेगी। एक ही हल है अब इसका और वो है फौरी इलेक्शन। जिन लोगों का ये ख्याल है कि ये अगर लंबा खिंचेगा तो पॉपुलैरिटी खान साहब के नीचे जाएगी और ये इसको सस्टेन नहीं कर सकेंगे, वो आप देख लेंगे। जितना जितना टाइम लेगा ये और मजबूत होता जाएगा। और ये जिस तरह 2014 में हमारी पार्टी पोलिटिसाइज़ हुई, हमारा पूरा जो नैरेटिव था वो लोगों को गया, क्योंकि खान साहब हर रोज़ कंटेनर पे खड़े होते थे। जितना आप टाइम देंगे इंशाल्लाह खान साहब अब तो बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल पे जाके ये एक ऐसी फोर्स खड़ी होगी कि अभी तो 2 तिहाई है, शायद फिर उनको असम्बलियों में अपनी ज़मानत इनकी ज़ब्त हो जाएँ। ओनली वे फॉरवर्ड इज़ इलेक्शन।
नथिंग एल्स। आपकी तकरीर बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, वो कैसे वो हुआ? वहाँ बैठे रहे, अकेले बैठे हुए थे, फिर वो सोच रहे थे क्या बोलना है, या बस जो अल्लाह ताला की तरफ से जो तौफीक हुई, जो ज़हन में आता गया बोलते चले गए? और वो मेरा ख्याल है आपकी तकरीरों में सबसे ज़्यादा फेमस मैंने देखा कराची में, जिस तरह लोग आपके इर्द गिर्द आ रहे थे, एक जज्बे के साथ आप अकेले चल रहे थे और पूरा लोग आपके साथ अब चल रहे हैं। उस तकरीर के बाद आपको लगता है कि एक और ही लेवल पर लोग आपको प्यार करने लग गए हैं? मेरे ख्याल में हमारी जमात में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे से उस दिन ज़्यादा बेहतर वो भी कर सकते थे। ये मेरे सामने छोटे भाई मुराद सईद बैठे हुए हैं, अली अमीन गंडापुर है, शरियार खान अफरीदी हैं, असद उमर भाई ख़ुद हैं, शाह साहब हैं, और ऑफ कोर्स खान साहब। बस अल्लाह ताला ने किसी शख्स से किसी दिन काम लेना होता है, सबसे पहले तो अल्लाह ताला हमें तकब्बुर से और अपनी ज़ात की खुद नुमाई से अल्लाह में बचाए, और अल्लाह से इस्तग़फ़ार को पढ़ना चाहिए और रिक्वेस्ट अल्लाह से यही करनी चाहिए कि अल्लाह हमसे इस्लाम और पाकिस्तान की हिफाजत का काम ले ले। और इंशाअल्लाह ये मेहनत आप सब लोगों की राय गानी जाएगी। इसी लाहौर से, जिधर इधर मैं बैठा हूँ, इसी लाहौर से पाकिस्तान की तहरीक चली थी। मुझे फ़ख्र है उसामा भाई, आपके नाम में गाज़ी आता है, और वो जो अलामा का शेर है ना कि ये गाज़ी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई, दो नीम इनके ठोकर से सहरा हो दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। इसी लाहौर में हमारे पुरखे, हमारे दादा सब इकट्ठे हुए थे। आज उनकी कब्र में उनकी रूहें जो हैं वो खुश होंगी कि हमारे पोते, हमारे नवासे जो मुल्क हमने बनाया था उसको बचाने के लिए निकल खड़े हुए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम कीमे के नान खा के उधर नहीं आते। ये हमारे सारे जितने हमारे ये बच्चे वर्कर जो हैं अपनी अपनी लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ ला के वहाँ पर उन्हें खड़ी की, सारे उसमें कैंपेन कर रहे हैं, हलाल की कमाई उठा के पाकिस्तान पे लगा रहे हैं, सवाब का काम कर रहे हैं। अच्छा, वाकई मेरे दादा भी 1940 में वहाँ पर थे जलसे, और मुझे वो कहानी सुनाई साहब भी थे, अल्लाह अकबर, खान साहब के वालिद इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब भी थे, और आज उनकी अगली पिछली नस्लें सारी इधर जो हैं वो खड़ी हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है ये जलसों से ये हुकूमत मान जाएगी कि इलेक्शन जो है जल्दी करवा दिए जाएँ? क्योंकि वो तो अब ये कह रहे हैं, पहले कुछ और कहते थे, अब कह रहे हैं हमने 1.5 साल पूरा करना है। देखें, इंसान की ख्वाहिशें वो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम लेके शहबाज साहब आवाम के गैज़ गज़ब से डरें। आप अगर नेचुरल प्रोसेस में आते, मैं मुबारकबाद देता। मैंने बड़े मियाँ साहब को मुबारकबाद दी थी वज़ारत अज़मा की, जब वो वज़ीर आज़म बने थे। शहबाज साहब को नहीं दी, हालांकि शहबाज साहब से शायद मियाँ साहब से तो कभी बात ही नहीं हुई। शहबाज साहब अपोजिशन लीडर थे, रोज़ का सलाम दुआ होती थी, इश्यूज़ डिस्कस करने पड़ते थे, क्योंकि मेरी वज़ारत ऐसी थी। कि मैंने क्यों मुबारकबाद नहीं दी? इसलिए नहीं दी कि रजीम चेंज है भाई। मेरे मुल्क के फ़ैसले वाशिंगटन में होंगे, हम मर गए हैं। 22 करोड़ शहीदों का मुल्क जो है, इस्लामिक न्यूक्लियर पावर जो है, उसके फ़ैसले इस्लामाबाद में होंगे कि बाहर होंगे? हमारे तो जिस इलाके से आपका ताल्लुक़ है, सूफी बरकत साहब क्या फरमा के चले गए, सूफी बरकत अली साहब, कि दुनिया के फ़ैसले हाँ ना के फ़ैसले इस्लामाबाद में होंगे। तो कहाँ वो सोच जिसको हम लेके चलें, कहाँ ये सोच? तो रजीम चेंज है, इसकी तो किसी भी सूरत में जो है एक्सेप्टेंस नहीं है। और इसलिए हम सब निकलें, हम अपनी आज़ादी के लिए निकलें। 75 साल बाद अपनी आज़ादी को दोबारा गिरवी रख दें, और कब तक? बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद साहब, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। मुराद सईद, आपको लोग बहुत मिस कर रहे हैं पार्लियामेंट में, कि वो जो तकरीरें पार्लियामेंट में शुरू हो गई हैं, कहा जा रहा है जी अली मोहम्मद होता, शहर अफरीदी होता, मुराद सईद होता, तो आज ये फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह से बात ना हो रही होती जो पार्लियामेंट में अब शुरू हो गई है। देखिए, हमारे इदारे हैं और हमारे सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनके साथ तो हमने खड़ा होना है। उसके लिए चाहे आप पार्लियामेंट से के अंदर हो, चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, हमने अपने मुल्क की हिफाजत करती रहनी है, अपने मुल्क का बयानिया आगे प्रमोट करते रहना है। और जो पार्लियामेंट की आपने बात की कि जब बैरूनी साजिश पकड़ी गई, जब और रिजीम चेंज आपके सामने है कि किस तरह एक साजिश की गई। 7 मार्च को एक मरासला आता है, उसमें धमकी होती है, उसमें कहा जाता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हुआ तो पाकिस्तान को माफ़ किया जा सकता है, और अगर नाकाम हुआ तो संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। हम क्या ग़ुलाम है किसी के? और यहाँ पे फिर आपने देखा कि सिंध हाउस में, लाहौर के एक होटल में वो जिस तरह के एक ख़रीदो फ़रोख्त की जाती है, मंडी लगाई जाती है, ये सब के लिए एक शर्म का मकाम है। एक शख्स ऐसा था, एक ऐसा लीडर था जो उनके सामने खड़ा हो गया, उसका नाम है इमरान खान। इमरान खान ने कहा कि जब अमेरिका ने यहाँ पे अड्डे मांगे, उसके हवाले से इमरान खान ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। उसका क्या मतलब था? शहबाज शरीफ कहता है कि क्या ज़रूरत थी? उसामा भाई आपको पता है, आपने कवर किया हुआ है कि 80,000 पाकिस्तानियों का हमने यहाँ पे जनाजे उठाए, हमारे 7,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान यहाँ पे इस जंग में शहीद हो गए। क्या हम मज़ीद 80,000 जनाजे देखना चाहते हैं?
अड्डों का तो ये मतलब है कि आप दहशतगर्दी की लहर में एक दफ़ा फिर अपने पाकिस्तानियों को उसका ईंधन बनाना चाहते हैं। इमरान खान ने उससे इनकार किया। ये बताएं, पेशावर का जलसा रिकॉर्ड था, सब मानते हैं, फिर लोग गिनने लग जाते हैं, अब उन्होंने नया कुछ कहते हैं, कोई पैंतरा बदलें। उसके बाद कराची का जलसा, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। लाहौर से आप क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए उसामा भाई, जिंदा दिलाने लाहौर, और यहाँ पे इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम गुलामी के ख़िलाफ़ और एक खुददार कौम खुददार लीडर के साथ खड़ी है। दुनिया को उनका पैगाम है कि हमने अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी, अपनी खुद मुख्तारी और खुददारी पर कभी समझौता नहीं करना। और इसमें जितने भी जलसे हुए हैं, चाहे वो पेशावर का जलसा बहुत बड़ा था, तारीख़ का जलसा बड़ा था, इतना क्राउड कभी पेशावर के लोगों ने कभी पाकिस्तानी नहीं देखा इस तरह कराची में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि लाहौर का इन सबसे बड़ा होगा। वजह कि हम इसको जिंदा दिलाने लाहौर आप कहते हो, नेशनलिज़म की बात है, ख़ुददारी की बात है, मुल्क की खुद मुख्तारी की बात है, आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात है, तो खुददार कौम ने तो अपने खुददार लीडर के साथ ही खड़ा होना है। अच्छा, आखिर में ये बताएं कि ये कहा जाता है 2011 का जलसा वो पाकिस्तान की तारीख के बड़े जलसों में था। इमरान खान साहब मकबूलियत में सबसे टॉप पर उस वक्त है, 2013 में फिर भी हुकूमत नहीं मिल सकी। अब ये जलसे वाकई बड़े हो रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये उससे भी ज़्यादा बड़े जलसे हैं? लोग अब आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आपके साथ ज़्यादा जुड़ गए हैं, क्या हुआ है ऐसा? देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है और जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए वो चीज़ क्या है, वो ये है कि हकीकी आज़ादी की जानिब, क्योंकि आप अमेरिका के कभी बैरून अकाऊ के आप गुलाम थे, आपको डूमोर कहा जाता है। जिस दिन इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई, आपने अमेरिका और इंडिया का मुश्तरका वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि पाकिस्तान को फिर डूमोर का हुक्म आया। इमरान खान के होते हुए किसी को जुरत नहीं थी। 400 ड्रोन हमले हुए इनके दौर में, इमरान खान के दौर में एक ड्रोन हमला नहीं हुआ। और हत्ता कि यहाँ तक कहा गया कि अगर ड्रोन नज़र आ जाए तो उसको गिरा देना। इस वक्त सबसे बड़ी बात जो हो रही है उसामा भाई, कि जो इकबाल का ख्वाब था, जो कायद का विजन था, जिस मकसद के लिए इस पाकिस्तान को मुमलिकत पाकिस्तान को हमने हासिल किया था, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे मुमलिकत खुदादाद हमने हासिल की, इसका क्या मतलब था? हमने अल्लाह की सिवा किसी के सामने झुकना नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ पे आज अगर 20 अरब रुपए लगा के आप हुकूमतें बदलने लगे, कल 50 अरब रुपए लगा के आप पाकिस्तान भेज देंगे, मुल्क भेज देंगे, मतलब इसीलिए कौम कड़ी है। तो यूनिक चीज़ जो इस वक्त है कि पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रहते हो, आपने अमेरिका, यूरोप, आपने कनाडा, आपने मिडल ईस्ट, वहाँ पे पाकिस्तानियों को देखा जिस अंदाज से वो बाहर निकल आए। एक जलसा हो रहा था लाहौर में, लेकिन पूरे पाकिस्तान में लिबर्टी, लाहौर, F9, स्वात, मर्दान, पेशावर, करक, ये खान, पूरा पंजाब, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। इस वक्त बात उससे कहीं आगे निकल गई है। ये मुल्क आगे जा रहा है, ये मुल्क खुद मुख्तार पॉलिसी की तरफ बढ़ रहा है, ये खुददार कौम है और खुददार लीडर के साथ खड़ा हो गया। मेरे ख्याल से फोकस करने की चीज़ ये है। बाकी स्ट्रेंथ इस वक्त आप गिन भी नहीं सकते। हर गली, हर मोहल्ले, हर दुकान, हर बाजार, हर शहर, हर मुल्क में पाकिस्तानी निकल रहे हैं। आप किस तरह गिन सकते हैं इनको? थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इमरान खान के लिए पहुंचोगे, अपनी आने वाली नस्लों के लिए पहुंचोगे। फवाद चौधरी साहब, कैसा रिस्पांस दे रही है कौम आपको हुकूमत छोड़ने के बाद? अल्लाह का शुक्र है हमने हुकूमत छोड़ी है। मैं तो कहता हूँ इतना रिस्पांस तो पॉसिबल ही नहीं था। जिस किस्म का इस वक्त हमें मोहब्बत मिल रही है, मैं आपको बताऊँ बाहर निकलना मुश्किल है। आपको लोग घेर लेते हैं, इतनी मोहब्बत लोगों की अब इस वक्त जो है वो इस वक्त कोई मिसाल नहीं मिलती। जो इस वक्त 2018 में तहरीक इंसाफ थी, मैं ये समझता हूँ उससे बहुत आगे का जज्बा। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं हुकूमत अपने लोगों को तसल्ली दे रही है कि ये चंद दिन की बात है, ना घबराओ, जलसे बड़े हो रहे हैं, कोई बात नहीं, ईद तक ही होगा, उसके बाद संभाल लेंगे। इस हुकूमत को अगले 2 हफ्तों में लग पता जाएगा। इनकी जमानतें, ये सारी काबीना जहाँ से आई है वहाँ वापस जाएगी, यानी जेल में। अच्छा, आगे क्या आपको लगता है कि बाकी हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है इलेक्शन के अलावा? इसके अलावा कोई चारा नहीं। देखिए, आप खुद ये सारी चीज़ें देखते हैं, इतना बड़ा जो एक मूवमेंट है, ये मूवमेंट इसके बगैर ख़त्म नहीं होगी। इलेक्शनों के बगैर कोई चारा नहीं। आपने खुद छोड़ा डिप्टी स्पीकर का ओहदा, और जिस तरह आपने तकरीर की उसके बाद लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है, जज्बा कैसा देख रहे हैं आप हुकूमत से जाने के बाद? ये जो इलामा इकबाल के ख्वाब पे बना पाकिस्तान, जो खुद ही का दर्स दिया इलामा इकबाल ने, और जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो जदोजहद थी जिसमें लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, ये वाहिद मुल्क है जो नज़रिए के बुनियाद पे बना है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना, ये इसलिए नहीं बना कि यहाँ पे बिकाऊ माल आएगा और अमेरिका की ग़ुलामी करते हुए यहाँ पे चंद सिक्कों के
और सपना ज़मीर बेच देंगे पार्लियामेंटेरियन। और यहाँ पे लोटा करेसी हो के जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को हटाया गया, ये जो अमेरिका के ईमा पर ये जो साजिश तैयार हुई, और यहाँ पे ये जो हमारे मीर सादिक और मीर जाफ़र लोगों जिन्होंने किरदार अदा किया, ये जो पार्टियों के नाम नेहाद लीडरान बने हुए हैं, ये जो कहते थे कि ये पार्लियामेंट जाली है, आज वहीं पे वो वज़ीर बन रहे हैं। ये सारा इक़्तिदार का खेल था। ये इमरान खान को हटाना चाहते थे और ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी करप्शन बचाना चाहते हैं। ये पाकिस्तानी लोगों का जो रिस्पॉन्स है, मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी कौम पर। कौम गैरतमंद तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहती है। कौम जो है वो एक आज़ाद मुल्क देखना चाहती है। कौम जो है अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे, नाम पे मर मिटना चाहती है। ये जो है इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो इमरान खान लड़ा उसके साथ है। ये कौम आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी चाहती है, आज़ाद मईशत चाहती है, अपने फ़ैसले हम खुद करें ये चाहती है। बहुत शुक्रिया कासिम, बहुत शुक्रिया। ये था आज का हमारा स्पेशल अब पता चला, और कल के प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।